सल्फर का देख लेते हैं। 16 एटॉमिक नंबर होता है। देखिए सल्फर का जो ग्राउंड स्टेट रहता है वो कितना रहता है, ये आपको क्या है सल्फर। देखिए सल्फर आपका बेसिकली जो है ग्रुप नंबर 3 से बिलोंग करता है, तो अगेन 3s2 तो होगा ही, 3p6 भी होगा, अच्छा, और 3d भी होगा, है ना, 10 इलेक्ट्रॉन्स कैरी करने वाला। तो यहाँ पर पर्टिकुलर सल्फर का 6 इलेक्ट्रॉन को हमको यहाँ बेसिकली जोड़ना है, ठीक है, 1 2, ठीक है। अच्छा अब ये आपका 3s2 हो गया। अब हमको और 4 चाहिए, तो 3p 1 2 3 4 ऐसे। तो हमारा यहाँ पर सल्फर का ये आउटर मोस्ट शेल का हो गया। 3d जो है वो वैकेंट है। क्या है, वैकेंट है, मतलब खाली पर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 शेल है तो d तो है गई। इसीलिए सल्फर का जो है जब एक्साइटेशन हम करेंगे, एक्साइटेशन में सल्फर में क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग बन सकती है क्या सल्फर में, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। हाँ, SO अगर हम SH3 करें तो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग बन सकता है। एज वी नो दैट द हाइड्रोनियम, आपको अगर याद हो कि H3O में प्लस का चार्ज आ रहा था जब वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना था, मतलब ऑक्सीजन एक लोन पेयर को डोनेट कर रहा था। यहाँ पर भी सल्फर एक लोन पेयर को डोनेट कर सकता है इन द केस ऑफ SH3। बट अगर मैं आपको बोलूँ कि जो सल्फर है उसके पास जो बॉन्ड बनाने की शक्ति है, मतलब SO2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। SO2 मतलब नंबर ऑफ लोन पेयर भी इस क्वेश्चन से सॉल्व कर लेंगे हम, ठीक है, मतलब लोन पेयर मतलब बॉन्ड्स, ठीक है। ओके, सल्फर, ठीक है। यहाँ पर सल्फर में जो आपका ऑक्टेट कंप्लीट करने लायक वैलेंसी है वो कितना हो जाएगा। फर्स्ट में तो हमको देखना पड़ेगा कि आपका कितना होता है, 1 2 3 4 5 6 आपका ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। पर अगर मैं आपको अकॉर्डिंग टू दिस सल्फर बोलूँ तो ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग ये दो इलेक्ट्रॉन खुद को ऐसे ट्रांसफ़र करेंगे, है ना। और दो इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये यहाँ से डबल बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। मतलब ये एक बॉन्ड बना, ये दो बॉन्ड बना, ये दो बॉन्ड बन गए। अब दो बॉन्ड बनने के बाद आपका और दो बॉन्ड कहाँ से बनेगा, और दो बॉन्ड कहाँ से बनेगा, एक्साइटेशन ग्रुप से। एक्साइटेशन ग्रुप से आपका बॉन्ड अगेन बनेगा। हम देखते हैं कैसे बॉन्ड बनेगा। देखिए ये जो मैंने दो आपको ऐसे बताया, ये मैंने आपको दिखाया कि ये क्या था, 1 2 3 4 5 6 सल्फर का 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स था। मतलब सल्फर का फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखिए ये दो जो है वो एक एक बॉन्ड बनाया, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपका ऑक्सीजन तो एज इट इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ही है ना, तो ऑक्सीजन तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये तो अपने इलेक्ट्रॉन को ले लिया है सल्फर से। पर सल्फर का अगर मैं खुद का इलेक्ट्रॉन देखूँ तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। मतलब यहाँ पर सल्फर ने और दो बॉन्ड्स को बनाया है। कैसे बनाया है ये देखते हैं। देखो ये आपका 1 2 3, मतलब यहाँ पर आपका टोटल कितना है पता है, 3D में भी 1 2, टोटल आपको काउंट करके बताओ कितना है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर बेसिकली आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आफ्टर एक्साइटेशन। ये वाला कौन सा है, आफ्टर एक्साइटेशन। मतलब यहाँ पर सल्फर ने यहाँ से दो बनाए थे बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ से दो बनाने के बाद वो अगेन दो बॉन्ड बनाए यहाँ से, तो यहाँ पर बेसिकली दो पहले से बच गए, ये दो बॉन्ड अगेन और दो बॉन्ड रिजल्ट्स इन 4 बॉन्ड्स। 4 बॉन्ड इजीली बन गए। इस स्टेट में भी न्यूट्रल है क्योंकि यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स अभी भी हैं। दो इलेक्ट्रॉन में पेयरिंग अगेन हो सकती है क्योंकि अगेन क्षमता है एक और दो इलेक्ट्रॉन्स की। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि SO2 के बाद एक और कंडीशन आता है विच इज़ SO3। यहाँ पर आपको कुछ डाउट आ सकता है क्योंकि SO3 में आप कभी कभी ऐसे स्ट्रक्चर देख सकते हो। मैं अभी ज्योमेट्री नहीं बता रही हूँ, सिंपल आप देखो तो आपको ऐसे दिख सकता है। क्यों, क्योंकि अगेन 6 बॉन्ड्स है तो इजीली यहाँ पर डबल बॉन्ड कितने बन सकते हैं, 3, तो ऐसे दिख सकता है। पर आपको 2- का चार्ज दिख सकता है SO3 में। कैसे दिख सकता है वो आप एक बार चेक करके देखो। जो सल्फर है वो सल्फर में फर्स्ट में मैंने क्या किया था,
फर्स्ट में मैंने क्या किया था कि डबल बॉन्ड एक ऑक्सीजन को दिया था, क्योंकि डबल बॉन्ड एक ऑक्सीजन में फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी करता है, एज यू नो सल्फर मोनोऑक्साइड हैज़ अ टेंडेंसी टू मेक डबल बॉन्ड विद वन टाइम। सो यहाँ पर मैंने एक टाइम में ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डिंग की। अब मतलब डबल बॉन्ड मतलब p ऑर्बिटल का बॉन्डिंग किया। अब यहाँ पर मैंने सल्फर के साथ बॉन्डिंग करने के बाद एक एक सल्फर बचा था, ऑक्सीजन एक एक ऑक्सीजन बचा था, तो मैंने एक एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करवाई। यहाँ पर सल्फर के पास अगर मैं एक एक बॉन्डिंग करवाऊंगी तो आप ही बताओ कि कितने इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे, खुद का 2, है ना। और ये 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर का मदद करेगा टू हैविंग ओनली 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6। सल्फर इस केस में भी न्यूट्रल रहेगा, पर इस केस में ऑक्सीजन इज नॉट एबल टू बी न्यूट्रल, ठीक है। सल्फर एक टाइम में ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि उसका जो डेरिवेटिव था सल्फर मोनोऑक्साइड का वो डबल बॉन्डिंग में था। डबल बॉन्डिंग के बाद उसने अगेन एक एक बॉन्ड बनाया आफ्टर, मतलब हम देखेंगे कि रेजोनेंस में ये ऐसे इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा पाई बॉन्ड के साथ ऐसे बना के, तो हम अभी देखेंगे। पर फर्स्ट स्ट्रक्चर हमको अगर स्टेबिलिटी फर्स्ट में मिलती है ना, वो हमको SO3 में 2- की ही मिलती है, दिखती है ज़्यादातर। क्यों? 2- चार्ज एक्चुअल में आता है 2 ऑक्सीजन के फॉर्मल चार्ज को, उसको नेट चार्ज में सम करके 2- का चार्ज लाया जाता है। वही सेम चीज़ आपका SO4 में भी देखा जाता है, ठीक है। देखिए SO4 अगर 4 बॉन्ड्स में बेसिकली वो स्टेबल रहना चाहता था, तो इसीलिए मैंने 4 बॉन्ड्स को पहले कोशिश किया। अगेन 6 बॉन्ड्स आप देख पाओगे कि कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे बन सकता है, ठीक है। अगेन अगर मैं SO4 की बात करूं, तो ऐसे दिखेगा S डबल बॉन्ड O, है ना। एक और डबल बॉन्ड अगर ऐसे बना तो ऐसे 2 डबल बॉन्ड ऐसे बन जाएंगे, और ये रिजल्ट आएगा अगेन 6 बॉन्ड का, है ना। तो हमको कहीं ना कहीं जो 4 बॉन्ड है वो बेसिकली मेंटेन करते करते चल रहे होंगे, पर यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है उसको मुझे फोर्सफुली ब्रेक करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर एक और ऑक्सीजन का नीड था। इसीलिए यहाँ पर बेसिकली जो SO4 SO3 सल्फाइड सल्फेट आयंस होते हैं उनमें 2- का चार्ज कॉमन रहता है। इज इट क्लियर? अच्छा, तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन भी आपको बहुत बार पूछा जा सकता है, कैसे हाइब्रिडाइजेशन है। हम पढ़ेंगे इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, sp2 होता है अकॉर्डिंग टू दी नंबर ऑफ काउंटिंग लोन पेयर, और साथ साथ सिग्मा बॉन्डिंग। तो ये भी हम पढ़ेंगे, बहुत ईजी लगने लग जाएगा अगर आपको ये सब समझ में आ गया, ठीक है। सो ये सब जस्ट लाइक एक्सेप्शन केस है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑक्टेट से बहुत दूर की बात हो रही है, जैसे कि सल्फर मोनोऑक्साइड में ऑक्टेट कंप्लीट था, पर यहाँ से हम जब मूव ऑन हुए SO2 SO3 SO4 में, तब आपका नंबर ऑफ बॉन्ड्स बने बढ़े, साथ साथ आपका ऑक्टेट का जो बेसिक चल रहा था वो भी हट गया, पर यहाँ पर स्टेबिलिटी मेंटेन है। ऑक्टेट तो बिछड़ गया, पर स्टेबिलिटी मेंटेन होती है ड्यू टू ओनली द वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं वैकेंट डी ऑर्बिटल कितना ज़्यादा खास है, कितना ज़्यादा काम आ रहा है। तो यहाँ तक आपको क्लियर होता जाएगा कि कैसे कहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। पर बहुत बार यहाँ से भी डाउट आ जाता है, शायद बहुत स्टूडेंट्स का ऐसा लगता है कि यहीं से हम हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर लेंगे। यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन फाइंड नहीं होता, यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन फाइंड होता है। एक्चुअल में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने से पहले आपको क्लियर हो जाना चाहिए कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, क्रॉस कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस बहुत अच्छे से। इवन आपको जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है वो कहाँ कब किस वाक्य में क्लियर हो रहा है, ये सब में वो भी क्लियर रहना चाहिए, इसलिए पढ़ा रही हूँ। इसके लिए आपको जो हाइब्रिडाइजेशन वहाँ दिक्कत ना है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन नॉट ओनली इन्वॉल्व्स दिस द मतलब द बेसिक इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट उसमें वेरी नहीं करता, उसमें इलेक्ट्रॉन कितना परसेंट किस में वेरी कर रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, नॉट ओनली द इन्वॉल्वेशन, ठीक है। मतलब किस एटम में कितना S कैरेक्टर कितना P कैरेक्टर वेरी करता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए कौन सा में है। मैं आपको बस ऐसे समझा रही हूँ, पर जब हम हाइब्रिडाइजेशन करेंगे ना एक्चुअली में समझेंगे कि S वाला पार्ट कब P के साथ बॉन्डिंग बना रहा है, S वाला पार्ट कब S के साथ बॉन्डिंग बना रहा है, और पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड ऐसे बन रहा है, ठीक है। बेसिकली P और P के बॉन्डिंग तो फर्स्ट में आपको S और O में मिलेंगे ही, एज वी नो दैट दी प्योर PP ऑर्बिटल फॉर्म्ड पाई ऑर्बिटल, तो वहाँ से आपको सिग्मा तो ऑटोमेटिकली मिल ही जाएगा। तो बेसिक हमारा यही है,
है ना। आप अभी समझोगे कि ज्योमेट्री भी समझानी, देखिए ज्योमेट्री हम समझेंगे पर पहले आपको ये समझना पड़ेगा, ये समझ जाएंगे फिर फटाफट फटाफट ज्योमेट्री करते जाएंगे, ठीक है। अभी आपको ज्योमेट्री के साथ कैसे बताऊंगी मैं, ज्योमेट्री में एंगल वगैरह रहता है, उसको याद करना पड़ेगा, चार्ट लिखना पड़ेगा, फिर आप उसको याद करोगे, फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अभी आप बेसिकली ये सीखो, ये सीख जाओगे तो आपको ऐसे लगेगा कि कहीं ना कहीं हमको केमिस्ट्री कठिन नहीं लगेगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। NO2 में वही रहता है, एक्सेप्शन केस रहता है, उसमें अब हम 8 से ज़्यादा और 8 से कम का चेक करते हैं। तो बेसिकली NO2 में भी ऐसे स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, और 8 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए नाइट्रोजन में, ठीक है। एज वी नो दैट द नाइट्रोजन इज ओनली हैव इट्स पॉसिबिलिटी विद 7 इलेक्ट्रॉन, तो हमको देखना वैसे ही पड़ता है, ठीक है। उसमें एक आपको मतलब जो है एक मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा, उसका भी कॉन्जुगेशन होता है, हम उसको पढ़ चुके थे पहले, तो मैं उसको फिर रिपीट नहीं कर रही हूँ। मैंने उसका 1 घंटे का क्लास पहले एक वीडियो में बताया है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। पर यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यहाँ पर बेसिकली क्या कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पर बेसिकली क्या कंप्लीट हो रहा है, इसका स्टेबिलिटी, ठीक है। ऑक्टेट तो स्टेबिलिटी के लिए हम यूज़ करते हैं ना, तो इसको भी हम स्टेबिलिटी गेन करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फटाफट से हम एक बार क्लोरीन का देख लेते हैं, ठीक है। क्लोरीन का भी सेम वही चीज़ होता है। अच्छा, क्लोरीन में कब प्लस आता है माइनस आता है, वो जस्ट मैंने आपको फॉस्फोरस में जैसे बताया था उसी तरह क्लोरीन का भी एक आप चेक कर लो। आप क्लोरीन को ऐड कीजिए फ्लोरीन के साथ, ठीक है। एज वी नो दैट क्लोरीन हैज अ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विथ फ्लोरीन, फ्लोरीन के साथ कंपटीशन रहता है उसका, ठीक है। अच्छा, फ्लोरीन कंटेन्स 17 इलेक्ट्रॉन्स एंड 17 प्रोटॉन्स, ठीक है। अच्छा, इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो कैसे रहते हैं, आउटर 3s2 3p5, ठीक है। पूरा मिला के जो आउटर शेल है 3m शेल विच इज 7 इलेक्ट्रॉन विच कंटेन 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, पीछे पीछे 3d भी रहता है, भले वैकेंट रहता है पर 3d भी रहता है, ठीक है, क्योंकि इट हैज़ 3, सो sp और d। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाएंगे, मतलब ऑर्बिटल में सेट कर देंगे ऐसे 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, 3d भी पीछे पीछे, ये 3d, ये 3p, ये 3s। क्लोरीन के साथ फ्लोरीन का मुझे मैच करवाना था, तो फर्स्ट में आपके पास क्वेश्चन है ClF3, सेकेंड क्वेश्चन है ClF4, थर्ड क्वेश्चन है ClF5, ठीक है। चेक करें, ठीक है। सबका फॉर्मल चार्ज, नेट चार्ज और नंबर ऑफ बॉन्ड्स फाइंड करना है, ठीक है। देखिए पॉसिबिलिटी है क्या, चेक करना पड़ेगा वही। देखो एक्साइटेड ग्रुप में अगर मैं चेक करूँ, ये आपका क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राउंड स्टेट, फ्लोरीन का ग्राउंड स्टेट GS लिख देती हूँ, और इसी फ्लोरीन का जो एक्साइटेड स्टेट रहता है EX, ठीक है, वो कितना रहता है, जस्ट पेयर्ड को अनपेयर्ड करते जाइए, तो S से स्टार्ट करो, वन टू थ्री फोर फाइव, ऐसे एक हो गया। मतलब यहाँ पर ClF3, फर्स्ट ऑफ ऑल ClF3 कैसे बनेगा, ClF3 कैसे बनेगा, एक तो हो गया, 1 2 3, मतलब 3, एक पेयर को मैंने अनपेयर्ड किया तो हमारे पास 3 बॉन्ड बनने की जगह बन गया। तो यहाँ पर बेसिकली हम बहुत इजीली स्टेबलाइज कर सकते हैं, Cl बीच में है ना, और F3 मतलब कुछ ऐसे 2 लोन पेयर, इसको लोन पेयर बोलते हैं, जो बॉन्डिंग में अभी तक पार्ट नहीं लिए, कुछ ऐसे। इक्वेटोरियल प्लेन में आपको क्या लिखना पड़ता है, क्या लिखना पड़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स एंड लोन पेयर आर इन द एक्सियल। सो यहाँ पर आपका फ्लोरीन, ये वाला आपका फ्लोरीन, ये वाला आपका फ्लोरीन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पर क्लोरीन का तो कोई चार्ज नहीं, पर यहाँ पर मुझे क्लोरीन का जो है ऑक्टेट से बहुत दूर चला गया है ऐसे लग रहा है, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, पर हाँ 10 इलेक्ट्रॉन्स आपका मिल रहा है क्लोरीन की तरफ से। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा बेसिकली स्टेबिलिटी मेंटेन करना ज़रूरी है, ठीक है। ओके, अब हमारा ये पार्ट क्लियर, ये आपका ClF3 है, नो चार्ज, ठीक है।
ClF4, देखिए F4 हो सकता है क्या, ज़्यादा से ज़्यादा 3 है, 3 है, या हमारे पास क्या है, स्टेबिलिटी 5 की हो सकती है। अगर मैं एक को हटाऊँ, अगर मैं यहाँ से हटाने की कोशिश करती हूँ फर्स्ट यहाँ, तो आपका ऐसे बनेगा, ठीक है। तो हाँ हाँ, मुझे ऐसे लिख देना चाहिए कि सेकेंड वाला एक्साइटेड स्टेट है, कुछ ऐसे। तो अब मुझे यहाँ 5 बॉन्ड न्यूट्रल दिख रहे थे, मतलब यहाँ पर न्यूट्रल रहेगा पर यहाँ पर चार्ज आएगा। अब चार्ज कैसे आएगा, सेम एज हम जब हम फॉस्फोरस का देख रहे थे, इसी तरह देखिए Cl, यहाँ पर अगर मुझे प्लस चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स को कम, मतलब यहाँ पर मैं कुछ ऐसे कर सकती हूँ, इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे 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 ऐसे, ये आपका 4F मैंने लगा दिया पोजिशंस में। हाँ पता है कि इक्वेटोरियल पोजीशन में F फ्लोरीन रख सकता है, पर यहाँ पर जगह नहीं है तो मैंने HCl भी लगाया F, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन मैं दूँ क्या, तो देखिए 1 2 3 4, ठीक है। अगर यहाँ पर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ से है, पर अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ पर एक लोन पेयर तो है ही, है ना, यहाँ पर एक लोन पेयर तो है ही, ये लोन पेयर तो है ना, ये लोन पेयर LP, ये आपको लोन पेयर है। अभी तक ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, हाँ एक्साइटेड में पार्टिसिपेट करते जाएगा ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग, पर हाँ मुझे यहाँ पर दिख रहा है एक लोन पेयर है तो मैंने एक लोन पेयर लगा दिया। पर अगर मुझे प्लस चार्ज चाहिए, ठीक है, मुझे अगर फर्दर इसमें प्लस चार्ज चाहिए तो मैं क्या करूँगी, इसमें एक और इलेक्ट्रॉन नहीं लगाऊंगी, ठीक है, मतलब मुझे एक और इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, एक इलेक्ट्रॉन को हटाऊंगी। तो 1 2 3 4 5 6, मतलब 7 - 6 इज इक्वल्स टू +1, मतलब क्लोरीन ClF4 कैन बी सीन एज कैटाइनिक कंपाउंड। बट अगर मैं यहाँ पर एक जो ये इलेक्ट्रॉन, एक जो एक्स्ट्रा ऐसे इलेक्ट्रॉन बन रहा था ना, विच इज बॉन्डेड एज 5th इलेक्ट्रॉन, 5th बॉन्ड, सो उसको मैं कुछ ऐसे शो कर सकती हूँ क्या, ऐसे 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 ऐसे, और एक और 5th इलेक्ट्रॉन ऐसे था, है ना। अच्छा, तो 5th इलेक्ट्रॉन ऐसे था, पर यहाँ पर आपका क्या था, एक लोन पेयर, है ना, और एक और लोन पेयर को मैं यहाँ पर सेट कर दिया, ठीक है। हाँ ये डिसऑर्डर्ड है, पर हाँ मैंने ऐसे सेट कर दिया। अब F F F F ClF4 बन गए। अच्छा, यहाँ पर मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 - 8 का कन्फिग्रेशन दिख रहा है, तो यहाँ पर -1 चार्ज आएगा जब हमारे पास एक एक्स्ट्रा लोन पेयर आएगा ड्यू टू टेकन द एक्स्ट्रा पेयर, एक्स्ट्रा अनपेयर टाइप ऑफ थिंग, ठीक है। सो यहाँ पर ऐसे करके हम प्लस माइनस का जो थ्योरी पुट कर सकते हैं। प्लस मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हुई, ठीक है। प्लस कब दिया हमने, जब इलेक्ट्रॉन्स की कमी किया हमने, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को हमने छोड़ दिया, स्किप कर दिया, ठीक है। अब माइनस कब दिया, जब हमने एक इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग की तरह लिया। हम यहाँ पर अगर फ्री रेडिकल की तरह लेंगे तो यहाँ पर क्लोरीन का ओवरऑल चार्ज ही नहीं आएगा, ठीक है, पर चार्ज तो आना ही चाहिए। क्यों, क्योंकि जो ClF4 रहेगा उसमें कहीं ना कहीं आपको बॉन्डिंग में दिक्कत आएगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 3 5 7 ऐसे इसमें स्टेट्स रहता है, क्योंकि पेयर जब अनपेयर्ड रहता है तब खुद का, फिर अनपेयर्ड जहाँ पर वो घुसा है जिस मतलब वैकेंट ऑर्बिटल में, वहाँ पर वो क्या करता है, बेसिकली अपना नंबर ऑफ बॉन्डिंग को काउंट करता है। आई होप आपको यहाँ तक कुछ पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे, और ऐसे प्रैक्टिस करते करते आपको क्लियर हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा कठिन कुछ है नहीं, यहाँ से ही आपको हाइब्रिडाइजेशन रूल समझ में आ जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही, और मैं नेक्स्ट क्लास हाइब्रिडाइजेशन पर स्टार्ट करने वाली हूँ, सो प्लीज़ आप उसको अच्छे से देखना। अगर आपको वीडियो में कहीं पे डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप देख रहे हैं तो एक लाइक कीजिए, जिससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। एंड थैंक यू टू वॉच